अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम थ्योरम 5 को प्रूव करेंगे। लेकिन थ्योरम 5 को प्रूव करने से पहले हमें कल का लेक्चर थोड़ा सा रिवाइज करना है, जो कि है साइड एंगल साइड पास्टुलेट। बिकॉज वो जो है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो अगर ये आप वीडियो पहले देख रहे हैं या लेक्चर पहले देख रहे हैं, लास्ट लेक्चर से थ्योरम 4 से पहले देख रहे हैं, तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप थ्योरम 4 को पहले पढ़ लें, उनके कॉन्सेप्ट को ज़रा समझें, फिर इस थ्योरम को करें। फिर आपको शायद थोड़ा सी ज़्यादा समझ आएगी। अगर आप थ्योरम 4 को स्किप करके थ्योरम 5 को पहले करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि वो जो थ्योरम 4 है बेसिकली वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए थ्योरम को समझ आना ज़रूरी है कि वो थ्योरम है क्या बेसिकली। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ लास्ट लेक्चर, उसमें हमारे पास है क्या साइड एंगल साइड पास्टुलेट में। साइड एंगल साइड पास्टुलेट हमें कहता है कि अगर एक ट्राइंगल के दो साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो तो दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर सपोज मैं कहता हूँ एक ये ट्राइंगल है ए बी सी और एक ये ट्राइंगल है डी ई एफ। पहले तो हमने उसमें पढ़ा था कॉन्ग्रुएंट्स का, सॉरी करस्पॉन्डिंग का रिलेशनशिप, कि अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल की करस्पॉन्डेंस चेक करूँ, अगर इन दोनों ट्राइंगल में टोटल सिक्स एलिमेंट्स होते हैं तो दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि मैं इसके कहूँ कि इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स तीनों एंगल्स इक्वल हैं, इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स तीनों एंगल के। तो कॉन्ग्रुएंट तो तब होंगे जब इस तरह होगा। लेकिन जो लास्ट लेक्चर है, जो लास्ट थ्योरम है, जो साइड एंगल साइड पोस्टुलेट है, वो कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप चीज़ की चीज़ जो आइटम्स हैं इनको चेक करें फिर कहें कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। उन छः में से अगर हम इन तीन को भी कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं तो इससे जो है ना वो ट्रायंगल टोटली आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो जो रिमेनिंग दो साइड और एक साइड और दो एंगल रहते हैं वो ऑटोमेटिकली कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। लेकिन हम कौन सी तीन चीज़ों को इक्वल करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। वो है दो साइड्स और इनका इंक्लूडेड एंगल। तो दो साइड्स इंक्लूडेड एंगल क्या होता है हमारे पास बेसिकली, अगर एक ये साइड है हमारे पास, ये कॉन्ग्रुएंट है ए बी वाली साइड और बी सी वाली साइड इस ट्रायंगल के डी ई और ई एफ साइड्स को, तो इन दोनों का जो इंक्लूडेड एंगल है ये भी कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। इस दोनों साइड्स का जो इंक्लूडेड एंगल है वो है एंगल बी और इसका जो इंक्लूडेड एंगल है वो है एंगल ई। इनको आपस में कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। अगर ये दोनों साइड्स और इनका इंक्लूडेड एंगल एक ट्रायंगल का दूसरे ट्रायंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो दोनों ट्रायंगल्स आपस में वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये हमारे पास है साइड एंगल साइड पास्टुलेट। अब चूंकि एंगल जो है वो इंक्लूडेड है इसलिए वो दोनों साइड के बीच में लिखा गया है। अब आते हैं हमारे अपने थ्योरम की तरफ जो कि है थ्योरम 5। इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, इफ से लेकर कॉमा तक जो हमारी स्टेटमेंट है वो हमारी है गिवन की स्टेटमेंट है कि गिवन क्या है, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। अगर किसी भी दो ट्रायंगल्स में दो साइड्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो तो हमने कॉन्ग्रुएंट लेने हैं, बिकॉज ये हमारे पास गिवन है। तो मैं कह देता हूँ, सपोज हमारी चॉइस है कि मैं इस साइड को इसके साथ कॉन्ग्रुएंट कहता हूँ या इस साइड को इसके साथ कॉन्ग्रुएंट कहता हूँ, ये हमारी चॉइस है। हमने सपोज कह दिया है कि इस ट्रायंगल में ए बी और ए सी ये दो साइड्स हैं इस ट्रायंगल के, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ये हमारा गिवन हो जाएगा। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी और ए सी को मैं कॉन्ग्रुएंट ले लेता हूँ, क्यों? क्योंकि दोनों साइड्स हैं और हमें गिवन में कहा है कि इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। उसके बाद जो स्टेटमेंट है वो हमने प्रूफ करनी है। देन एंगल अपोजिट टू दिस साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। फिर वो कहता है कि आप प्रूफ करें जो साइड्स आपने कॉन्ग्रुएंट लिए हैं इनके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। मैंने सपोज ए बी साइड को ए सी के कॉन्ग्रुएंट लिया है, तो इस साइड को जो अपोजिट एंगल है वो इसके अपोजिट एंगल कौन सा होगा, ये वाला होगा जो एंगल सी पे बनेगा। तो ये वाला एंगल सी कॉन्ग्रुएंट होगा इस साइड के अपोजिट एंगल, इस साइड का अपोजिट एंगल क्या होगा, एंगल बी होगा। तो हमने प्रूफ करना है कि एंगल बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल सी के। ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है। गिवन में हमें क्या गिवन है, अगर दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो आप इस ट्रायंगल में से कोई से दो साइड ले लें। मैंने दो साइड्स ले लिए ए बी और ए सी के, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। प्रूफ क्या करना है, जो साइड्स आपने कॉन्ग्रुएंट लिए हैं इनके अपोजिट अपोजिट एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इनके इस साइड का अपोजिट एंगल यहाँ पे बनेगा और इस साइड का अपोजिट एंगल यहाँ पे बनेगा, बिकॉज ये बिल्कुल इसके सामने सामने जो हैं। तो इनको हमने प्रूफ करना है, तो बी को मैंने सी के कॉन्ग्रुएंट जो है ना वो प्रूफ करना है।
इसमें मैं मज़ीद कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ कि ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। इस एंगल ए का मैं बाइसेक्टर जो है वो कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ, विच मीट बी सी एट डी। तो वो जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो इस डी पॉइंट पे मैच करेगा। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि बाइसेक्टर होता क्या है। बाइसेक्टर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। अगर मैं एंगल बाइसेक्टर की बात करता हूँ, अच्छा, तो बाइसेक्टर जो है उसका मतलब होता है डिवाइड करना, और इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना। जब आप किसी भी चीज़ को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो मैथमेटिक्स में उसको कहते हैं कि ये अपने बाइसेक्शन की है। अब मैथमेटिक्स में जो है बाइसेक्शन दो चीज़ों की होती है। अगर आप ज्योमेट्रिकल फिगर्स में देखें तो हमारे पास दो ही चीज़ें होती हैं, या तो साइड्स होते हैं या एंगल होते हैं। तो एंगल के लिए हम वो हो जाएगा एंगल बाइसेक्टर, और अगर आप साइड की बाइसेक्शन कर रहे हैं तो वो होगा इसको हम साइड बाइसेक्टर भी कहते हैं, कभी इसको हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कहते हैं, या राइट बाइसेक्टर भी कहते हैं। तो इसके तीन नाम हैं, लेकिन इनका मकसद जो है वो सेम है। राइट बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या साइड बाइसेक्टर, तीनों एक चीज़ हैं। अगर आपके पास कोई लाइन सेगमेंट हो, सपोज ये साइड है या ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी, अगर इस आप इसका राइट बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करना चाहते हैं तो आपको सिंपल क्या करना होगा कि इस ए बी को ऐसे पॉइंट पे डिवाइड करना होगा कि उस पॉइंट से ए तक का डिस्टेंस और उस पॉइंट से बी तक का डिस्टेंस वो इक्वल हो। इट मीन्स कि वो पॉइंट जो है वो बिल्कुल ए बी का मिड पॉइंट हो, और वहाँ पे ऐसी लाइन ड्रा करेंगे जो कि इस पॉइंट पे जो कि इस लाइन ए बी लाइन को परपेंडिकुलर भी हो। इसीलिए इसको हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कहते हैं या राइट बाइसेक्टर भी कहते हैं। राइट का मतलब भी होता है 90 का एंगल बनाना। तो ये परपेंडिकुलर कब होगा, जब यहाँ पे ये 90 का एंगल बनाएगा। तो ये जो न्यू लाइन बनी है डी सी या सी डी, इसको मैं नाम दे दूँ तो ये सी डी राइट बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, साइड बाइसेक्टर है इस लाइन ए बी का। अब अगर सपोज ये जो लाइन अब मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ये यहाँ से पास होती है। अब ये 90 का एंगल तो बना रही है, स्ट्रेट भी है, 90 का एंगल भी बना रही है, लेकिन ये ए बी के मिड पॉइंट से पास नहीं हो रही है। सो ये जो है हमारे पास राइट बाइसेक्टर नहीं है। सिमिलरली अगर इस सी पॉइंट से एक लाइन में पास करवा दूँ, सी मिड पॉइंट है, याद रखें सी जो है वो मिड पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे ये एंगल 90 का नहीं बना रही है, तब भी ये जो है ना वो राइट बाइसेक्टर नहीं है। तो राइट बाइसेक्टर के लिए ज़रूरी है एक वो 90 का एंगल बनाए और दूसरा वो ए बी के मिड पॉइंट से पास हो। तो ये तो कंसेप्ट है राइट बाइसेक्टर का, जो यहाँ पे तो यूज़ नहीं हो रहा लेकिन शायद आगे कहीं यूज़ हो जाए। दूसरा कंसेप्ट है एंगल बाइसेक्टर का। अगर आपके पास कोई एंगल हो, सपोज ए सी डी, आपके पास कोई एंगल है, सी पे कोई एंगल बना हुआ है। अब ऐसी लाइन सेगमेंट जो इस एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, मींस कि ये जो नया एंगल बन गया ये वाला ए सी बी एंगल, ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल बी सी डी एंगल, ये आपस में इक्वल हों, तो जो है ना आपके पास सी बी जो होगा वो क्या होगा, राइट एंगल बाइसेक्टर होगा। अगर ये सी बी लाइन इस एंगल को इक्वल हिस्सों में डिवाइड नहीं करती तो ये एंगल बाइसेक्टर नहीं होगा सिंपली। मींस अगर मैं इसको थोड़ा सा और एलिबोरेट करूं, अगर मेरे पास एंगल इस फॉर्म में हो, सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, और बी पे जो है हमारे पास 90 का एंगल है, 90 का एंगल है, तो जो राइट बाइसेक्टर होगा, एंगल बाइसेक्टर होगा सॉरी, वो ये लाइन होगी बी डी। अब ये राइट एंगल बाइसेक्टर तब होगा जब यहाँ पे भी 45 का एंगल बने और यहाँ पे भी 45 का एंगल बने, और इन दोनों को मैं वापस ऐड करूँ तो वो कंप्लीट एंगल 90 का बन जाए। इसी तरह एंगल बाइसेक्टर में भी ऐसा ही है कि अगर मेरे पास ये लाइन सपोज इस तरह होती बी डी, ये टोटल एंगल जो है वो 90 का, ये ध्यान में रखें, और ये एंगल बनता सपोज 30, इस लाइन की वजह से ये बनता 60, तो 60 प्लस 30 सम करें तो 90 तो आता है, लेकिन ये 60 30 आपस में इक्वल नहीं है, मींस वो इस एंगल को इक्वली डिवाइड नहीं कर रहा, तो ये जो बी डी है ये एंगल बाइसेक्टर नहीं है। तो एंगल बाइसेक्टर ये तब होगा जब ये इस गिवन एंगल को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेगा। सो इस थ्योरम में जो हमने कंस्ट्रक्शन में लिया है बेसिकली वो एंगल बाइसेक्टर हमने लिया है।
यहाँ पे ड्रा बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ए पे जो भी एंगल था, तो जब नया एंगल बन गया है जैसे 2 एंगल और 1 एंगल, ये आपस में इक्वल होंगे। सही है। और ये जो राइट बाइसेक्टर है ये BC के मिड पॉइंट से पास हो रहा है, तो ये जो D है ये बेसिकली BC का मिड पॉइंट है। अगर ये BC का मिड पॉइंट है तो B से D तक का डिस्टेंस और D से C तक का डिस्टेंस वो इक्वल होगा। ये ऐसा ही है, अगर हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट हो, सपोज मैं कहता हूँ कि ये 4 सेंटीमीटर की लाइन है, ये 0 से ये 4 सेंटीमीटर की लाइन है, तो ये जो 2 वाला पॉइंट होगा ये क्या होगा, ये इसका मिड पॉइंट होगा। तो 0 से 2 तक के डिस्टेंस और 2 से 4 तक का डिस्टेंस आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमने क्या किया है, हमें जो गिवन है वो है ए बी और ए सी साइड आपस में कांग्रुएंट हैं, इक्वल हैं। हमने प्रूव क्या करना है कि ए सी का अपोजिट एंगल बी और ए बी का अपोजिट एंगल सी, इनको आपस में इक्वल होना चाहिए। तो इसको प्रूव करने के लिए मैंने क्या किया है कि एंगल ए का मैंने एंगल बाइसेक्टर ड्रा कर लिया है। एंगल बाइसेक्टर से मुझे दो फायदे होंगे। एक ये होगा कि ए पे जो नए दो एंगल बने हैं, एंगल 1 एंगल 2, ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। और दूसरा वो जो एंगल बाइसेक्टर है वो BC के मिड पॉइंट D से पास हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखें। अब हम इस तरह करने से एक और फ़ायदा ये भी होगा कि हमारे पास ये ABC ट्रायंगल जो है ये दो ट्रायंगलों में डिवाइड हो जाएगी। एक ये वाली ट्रायंगल होगी ADC और एक ये वाली ट्रायंगल होगी ABD। दो ट्रायंगल्स हो जाएंगे, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल। अब इन दोनों ट्रायंगल में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें कांग्रुएंट हैं, क्या इस पे साइड एंगल साइड पोस्टुलेट जो है वो यूटिलाइज होता है या नहीं होता। ये दो चीज़ें हम इस पे देखेंगे। तो ले लेते हैं इन दोनों ट्रायंगल की करस्पॉन्डेंस चेक करते हैं। एक ट्रायंगल है ADB, दूसरी ट्रायंगल है ADC। सही है। अब इन दोनों ट्रायंगल में देखें, AD जो है वो इस ट्रायंगल का हिस्सा भी है 2 का, AD जो है वो 1 ट्रायंगल का हिस्सा भी है। तो AD और AD दोनों में क्या है, कॉमन है। तो मैं ज़रूरी नहीं है कि इन्होंने इसको थर्ड डिवीज़न में लिखा है, मैं इसको फर्स्ट डिवीज़न में भी लिख सकता हूँ। ऐसी कोई नहीं है कि आप इसको फर्स्ट डिवीज़न में नहीं लिख सकते। तो AD और AD आपस में क्या है, कॉमन है। दूसरा गिवन में मैंने कहा है कि AB और AC जो है वो कॉन्ग्रुएंट हैं, ये मैंने गिवन में कहा है। तो AB और AC कॉन्ग्रुएंट हो गए गिवन की वजह से, और AD और AD आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए कॉमन साइड की वजह से। और कंस्ट्रक्शन की वजह से यहाँ पे जो एंगल बन रहा था एंगल 1, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है एंगल 2, वो कंस्ट्रक्शन की वजह से आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। क्यों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में हमने कहा था कि ये जो ए से आप डी तक लाइन खींच रहे हैं ये एंगल बाइसेक्टर है, और एंगल बाइसेक्टर वो एंगल होता है जो एक एंगल को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेता है। तो जिसने दो हिस्सों में डिवाइड किया तो एक बना 1 एंगल, दूसरा बन गया 2 एंगल, तो वो आपस में इक्वल होंगे। सो अगर मैं यहाँ से देखूँ, ये दो साइड्स और इनका इंक्लूडेड एंगल, ये वाले दो साइड्स और इनका इंक्लूडेड एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर दो ट्रायंगल में दो साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। और ये हमें कौन कहता है, ये साइड एंगल साइड पोस्टुलेट कहता है। तो यहाँ से मैं कहूँगा कि ये दोनों ट्रायंगल जो हैं आपस में क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। ADB ट्रायंगल और ADC ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं बिकॉज ऑफ साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। आप रीजन में लिखें या लिखें कि एक ट्रायंगल के साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट हैं दूसरे ट्रायंगल के साइड एंगल साइड को। तो अगर हमारे पास ऐसा होता है कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं और तीन को हमने प्रूव किया कि इक्वल हैं, तो जो रिमेनिंग तीन होंगे वो ऑटोमेटिकली इक्वल होंगे। तो रिमेनिंग में क्या रह जाता है, एक ये रह जाता है कि BD और BC कॉन्ग्रुएंट हैं, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। कॉन्ग्रुएंट तो है लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। इस तरह एंगल B जो होगा वो एंगल C को कॉन्ग्रुएंट होगा, और एंगल D जो है ये वाला एंगल और ये एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा। तो मुझे इस एंगल और इस साइड की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे जो चाहिए वो है एंगल B को एंगल C के कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। सो एंगल B जो है वो एंगल C का क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। और इसकी रीज़न ये होगी कि चूंकि ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कह चुके हैं कि ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं बाय साइड एंगल साइड पोस्टुलेट, तो इसके जो रिमेनिंग या करस्पॉन्डिंग साइड्स या करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो भी आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो एंगल B और एंगल C करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, तो इसकी रीज़न क्या होगी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। और ये अपने प्रूव करना है। तो यहाँ पे आपका थ्योरम वाइंड अप हो जाता है। और ऐसे भी हमें पता है कि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होते हैं उसके दो साइड्स इक्वल होते हैं। अब अगर उनके दो साइड्स इक्वल हैं तो ज़रूरी है कि उनके दो एंगल जो हैं वो भी इक्वल होने चाहिए।
तो ये अब डिफिनीशन पढ़ चुके हैं, इसको मैंने बाकायदा थ्योरम में प्रूफ किया है। तो यहाँ से हम कोरोलरी ड्रा कर लेते हैं। कोरोलरी क्या होती है? कोरोलरी जो आप थ्योरम से जो रिजल्ट्स निकालते हैं उनको हम कोरोलरी कहते हैं। इसकी डिफिनीशन जो है वो हम इस चैप्टर को जब स्टार्ट कर रहे थे, जो बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर था इस चैप्टर का, उसमें हम ये चीज़ें सारी डिफिनीशन टर्मिनोलॉजीज में वो पढ़ चुके हैं। अब पहली कोरोलरी है कि एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्विलेटरल ट्राइंगल होंगे, इक्विलेटरल इक्वी एंगुलर ट्राइंगल होगा। जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्राइंगल होता क्या है। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हों। अब अगर उसके तीनों साइड्स इक्वल हैं, इट मीन्स उनके तीनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो ये कहता है कि अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसके तीनों साइड्स इक्वल हैं तो वो इक्वी एंगुलर ट्राइंगल भी होगा, मीन उसके तीनों एंगल भी सेम होंगे। तो ये हमने डिड्यूस किया है इस थ्योरम से, ये कोरोलरी 1 हो गई है। इसी तरह जो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल इसके दो साइड्स इक्वल हैं तो उसके दो एंगल भी इक्वल होंगे और वो बेस वाले एंगल होंगे। ये इसकी बेस थी, इसकी बेस पे एक ये एंगल बन रहा था और ये वाला एंगल बन रहा था, ये बस में क्या है, इक्वल हैं। तो ये हमने रिजल्ट डिड्यूस किया है इस थ्योरम से, तो इसको हम कहते हैं कोरोलरी। अब यहाँ पे एक नया कंसेप्ट है एक्सटीरियर एंगल का, शायद ये नेक्स्ट थ्योरम में यूज़ होगा एक्सटीरियर एंगल का कंसेप्ट, तो इसको हम यहाँ पढ़ लेते हैं कि अगर ये मेरे पास कोई ट्राइंगल है ए बी सी, तो इसका एक साइड ये होगा ए सी साइड, एक ये वाली साइड होगी बी सी साइड और एक ये वाली साइड होगी ए बी साइड्स। अच्छा, आपका थ्योरम जो है ना वो यहाँ पे वाइंड अप हो चुका है, ये आपको मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आपको पेपर में थ्योरम आता है तो आपने डायग्राम बनानी है, गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन, और ये चीज़ लिखनी है, आपको थ्योरम पे ख़त्म। ये आपको नेक्स्ट और जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के लिए पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, इस ट्रायंगल की तीन साइड्स होंगे और तीन इसके इंटीरियर एंगल होंगे, एक यहाँ पे बनेगा एंगल, एक यहाँ पे बनेगा, एक यहाँ पे एंगल बनेगा। तो टोटल 6 एलिमेंट्स होंगे, तीन साइड्स और तीन इंटीरियर एंगल। अब कुछ एंगल ऐसे होंगे जो बाहर बनेंगे, ट्रायंगल से बाहर बन जाएंगे, उनको हम कहेंगे एक्सटीरियर एंगल। लाइक अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है ए सी डी के ऊपर, तो ये जो एंगल होगा ये बेसिकली क्या होगा, क्योंकि ट्रायंगल से बाहर है, ट्रायंगल के एक्सटीरियर में है, तो ये एक्सटीरियर एंगल होगा। जो ट्रायंगल के अंदर होता है उसे हम इंटीरियर एंगल बोलते हैं, जो बाहर होगा ट्रायंगल से उसको एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। अब इसको इसने क्या कैसे डिफाइन किया है, इफ़ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, कि अगर ट्रायंगल की एक साइड को मैं प्रोड्यूस कर लूँ, मीन्स उसको मैं एक्सटेंड कर लूँ, जैसे कि BC को एक्सटेंड किया है D पॉइंट तक, then angle which is produced side makes with the adjacent side not produced is called an exterior angle। in the figure ACD जो है हमारे पास वो एक्सटीरियर एंगल है। इसी तरह अगर मैं इस AB साइड को थोड़ा सा प्रोड्यूस कर लूँ, इस AB साइड को, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो भी क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा। सिमिलरली यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो भी क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा। इसी तरह अगर मैं इस साइड को यहाँ पे प्रोड्यूस कर लूँ तो ये जो एंगल होगा ये क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा। तो ये एक्सटीरियर एंगल की डिफिनीशन है। नेक्स्ट वो आपसे पूछ रहा है, एग्जांपल है सपोज हमारे पास कि एक ट्रायंगल है ABC, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसके दो साइड्स इक्वल होंगे। अब अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उसके जो अपोजिट एंगल हैं वो भी इक्वल होंगे बाय प्रीवियस थ्योरम। कौन कौन से साइड इक्वल हैं, AB और AC आपस में इक्वल हैं, D उसका मिड पॉइंट है, सही है। अब BC का मिड पॉइंट है। पहले आपसे वो पूछ रहा है इस ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ACD, यस, बिकॉज अगर दो साइड्स इक्वल हैं और ये जो है ना इसका एंगल बाय सेक्टर है, D मिड पॉइंट है, तो बाय पिछले थ्योरम से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल जो है आपस में क्या है, वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसका जो आंसर है वो यस है। नेक्स्ट पार्ट में वो आपसे पूछ रहा है नेम द 3 पेयर ऑफ मैचिंग पार्ट यूज्ड, आंसर पार्ट ए अबव, कि वो तीन चीज़ें बता दें जो आप समझते हैं कि इन दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो एक तो उसने ये बताया है कि AB जो है वो AC के कॉन्ग्रुएंट है, एक ये पार्ट इक्वल हो गई है। दूसरा ये है कि AD इस ट्रायंगल का भी हिस्सा है और इस ट्रायंगल का भी हिस्सा है, वो कॉमन है तो ये भी सेम होंगे, दो पार्ट्स हो गए हैं। तीसरा ये AD एंगल बाइसेक्टर है, तो यहाँ पे जो एंगल बाइसेक्टर पे जहाँ पे जो एंगल बनेगा और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो आपस में इक्वल होंगे, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। चौथा अगर वो पूछना चाहे तो अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनकी जो अपोजिट एंगल हैं, एंगल C और इस साइड का जो अपोजिट एंगल है एंगल B, वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। सो आज का लेक्चर गौर से सुनिएगा।
अगर किसी भी स्टूडेंट को भी कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो वो कमेंट करके पूछे ताकि उसकी जो कन्फ्यूजन है वो हम दूर कर सकें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।